Hello my dear students, this is Manoj Kumar and you are watching my channel Physics Guru M Kumar। तो बच्चों आज हम कुछ नया लेकर के आए हैं। आज हम फिजिक्स पढ़ाने नहीं आए बच्चों, क्योंकि बहुत लंबे समय से बच्चे हमसे कई सारे प्रश्न कर रहे हैं। कोई व्यक्तिगत नंबर पर फ़ोन करके पूछ रहा है, कोई मेरे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे जानना चाहता है। बहुत सारे प्रश्न हैं बच्चों के दिमाग में कि जैसे सर हम फिज़िक्स को कैसे पढ़ें, हाउ टू लर्न फिज़िक्स, फ़िज़िक्स को कैसे पढ़ा जाए कि जिससे हम फिज़िक्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें, हाई स्कोरिंग मार्क्स कैसे अचीव करें। सर हमें फ़िज़िक्स बहुत कठिन लगती है, हमारी समझ में नहीं आती, हमें बड़ा डर लगता है फ़िज़िक्स से। हम अपनी पढ़ाई को कैसे करें जिससे हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें, हम भी अपना कोई टारगेट बना सकें, एक गोल अचीव कर सकें कि हम अपने जीवन में कैसे कुछ करके दिखा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो आप लोगों के दिमाग में हैं। तो मैंने सोचा आप बहुत दिनों से ऐसे प्रश्न कर रहे हैं, तो क्यों ना बच्चों आज इस टॉपिक पर चर्चा कर ली जाए। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम केवल ये नहीं सीखेंगे कि फ़िज़िक्स कैसे पढ़ी जाए बच्चों। अब फिज़िक्स कैसे पढ़ी जाए इसको मैं एक दिन में नहीं सिखा सकता, एक लेक्चर में नहीं सिखा सकता बच्चों। बात यहाँ पर यह है कि हम आज ये चर्चा कर लेते हैं कि पढ़ाई कैसे की जाए, हाउ टू स्टडी, हम पढ़ें कैसे, हाउ टू स्टडी, हम कैसे पढ़ाई करें जिससे हमें सफलता मिल सके। अब बच्चों जब स्टडी की बात आएगी तो उसमें फ़िज़िक्स की भी बात आ जाएगी, केमिस्ट्री की भी बात आ जाएगी, मैथमेटिक्स की भी बात आ जाएगी, ज्योग्राफी की भी बात आ जाएगी, हिस्ट्री की भी बात आ जाएगी। कहने का अर्थ ये है कि पढ़ाई चाहे फ़िज़िक्स की हो, चाहे हम फ़िज़िक्स पढ़ें, चाहे केमिस्ट्री पढ़ें, चाहे हिंदी लिटरेचर पढ़ें, चाहे इंग्लिश लिटरेचर पढ़ें, चाहे संस्कृत पढ़ें, कोई सी भी भाषा पढ़ें, कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ें, पढ़ने का तरीका एक ही होना चाहिए कि हम पढ़ें कैसे। तो विषय इतना बड़ा इशू नहीं है कि फ़िज़िक्स की ही बात करें, साइंस कैसे पढ़ें, केमिस्ट्री कैसे पढ़ें, बायो कैसे पढ़ें। तो इसके लिए कोई अलग अलग स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ कुछ तो डिफरेंस होता है, कुछ डिफरेंस होगा। सब्जेक्ट्स के हिसाब से हमारे पढ़ने के पैटर्न में थोड़ा अंतर आ जाता है कि जैसे हमें हिंदी पढ़ेंगे तो हमें वहाँ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी है, फिज़िक्स में हमें न्यूमेरिकल्स भी करने हैं, मैथमेटिक्स में न्यूमेरिकल्स करने हैं, केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स करने हैं, हिंदी में नहीं करने, इंग्लिश में हमें कोई आंकिक प्रश्न हल नहीं करना है, न्यूमेरिकल नहीं करना है। बहुत से बच्चों को न्यूमेरिकल ही हुआ लगते हैं, बड़ा डर लगता है, अरे सर न्यूमेरिकल, अरे सर ये न्यूमेरिकल आपने कहाँ से दे दिया, हमें तो बड़ा घबराहट होने लगती है न्यूमेरिकल से, फिज़िक्स के न्यूमेरिकल से हमें बड़ा डर लगता है। तो बच्चों आज ऐसे ही बहुत सारे सवाल हैं बच्चों के दिमाग में कि पढ़ाई कैसे करें, फिज़िक्स कैसे पढ़ें, न्यूमेरिकल कैसे हल करें, कैसे हम नोट्स बनाएं, कैसे अच्छे नंबर प्राप्त करें, कैसे जीवन में सफल होंगे, कैसे हमें नौकरी मिलेगी, कैसे दुनिया हमें याद करेगी, कैसे हमारा भी नाम होगा, लोग हमें अपने नाम से जानेंगे। बहुत सारे सवाल हैं बच्चों, तो चिंता मत करिए, मैं पूरा प्रयास करूँगा। तो बच्चों आज का मेरा प्रयास ये रहेगा कि आज मैं केवल ये बताऊं आपको कि फ़िज़िक्स कैसे पढ़ी जाती है, तो ये बेईमानी हो जाएगी। मैं ये कोशिश करूंगा कि फ़िज़िक्स कैसे पढ़ी जाए ये भी पढ़ाएंगे। अगर बात अधूरी रह जाती है तो अगले वीडियो में देखेंगे, एक दो वीडियो और बना लेंगे बच्चों, क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो फिज़िक्स के साथ साथ और विषय भी कैसे पढ़े जाएँ, मैं ये कोशिश करना चाहता हूँ कि मूल रूप से कि पढ़ाई कैसे की जाए पहले ये सीख लें, फिर स्पेशली फ़िज़िक्स कैसे पढ़ी जाए वो सीख लेंगे बच्चों। जीवन में सफलता कैसे प्राप्त हो वो सीख लें, पढ़ने का सलीका सीख लें। क्या सीख लें? सलीका, कि हाउ टू स्टडी, कैसे पढ़ाई की जाए। तो चलिए बच्चों आज का ये वीडियो, आज का ये व्याख्यान, आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि पढ़ाई यानी अध्ययन कैसे कैसे किया जाए, पढ़ाई को कैसे किया जाए, हम कैसे स्टडी करें। तो देखें बच्चों आपको इसके लिए तैयार होना होगा। पहले यू हैव टू रेडी, आपको कमर कसनी होगी, आपको तैयार होना होगा कि अब हम पढ़ना चाह रहे हैं। तो पढ़ाई के लिए तैयार होने की सबसे पहली जो सीढ़ी है बच्चों वो है डिसिप्लिन, अनुशासन। तो बच्चों मेरी बातों पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा,
सफलता आपके कदम चूमेगी। पहला पॉइंट है अनुशासन, दैट इज डिसिप्लिन। तो बच्चों, डिसिप्लिन, जब तक लाइफ में डिसिप्लिन नहीं, देयर इज नथिंग, कुछ भी नहीं है। बिना अनुशासन के कुछ नहीं हो सकता। मान लीजिए हमारी मंजिल ये है, हमें यहाँ पहुँचना है और हमारे लिए सीढ़ियाँ तैयार की गई हैं बच्चों। तो ये हमारी पहली सीढ़ी है, हमने पहली सीढ़ी पर अपने चरण रख दिए हैं, कदम बढ़ा दिए हैं, और वो है अनुशासन। तो सबसे पहला काम आपका क्या है कि अपनी लाइफ को अनुशासित कीजिए, डिसिप्लिन लाइए अपनी लाइफ में। क्या करेंगे? अनुशासित। अब बहुत से बच्चे ये कहेंगे सर अनुशासन का क्या मतलब है? तो बच्चों समझें, अनुशासन का मतलब है कि हम जो भी कार्य करें, कोई भी एक्टिविटी करें, वो एक नियमों के तहत होनी चाहिए, उसमें रूल्स होने चाहिए, नियम होने चाहिए। नियम हर जगह होते हैं बच्चों, जहाँ अच्छा कार्य होगा वहाँ नियम होंगे, जहाँ कहीं अच्छा कार्य हो रहा होगा वहाँ नियमों के तहत हो रहा होगा। बिना नियम के कभी भी कोई भी अच्छा कार्य नहीं हो सकता। आप सबसे पहले सबसे अच्छा उदाहरण इस नेचर का देख लीजिए, प्रकृति का। अगर बच्चों प्रकृति में नियम नहीं होते तो आज ये प्रकृति सब तहस नहस हो जाती। कितने नियमों में बंधी हुई है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, एक बलों के अंतर्गत जिन्हें गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अगर ये बल समाप्त कर दिए जाएं तो पूरा ब्रह्मांड सब तहस नहस हो जाएगा। एक नियम है कि पृथ्वी को अपनी धुरी पर 24 घंटे में घूमना है तो घूमना है भाई, नियम है। इसीलिए सुबह और रात, दिन और रात, सुबह और शाम एक निश्चित समय अंतराल के बाद होते हैं। ये नहीं कि आज दिन लेट हो गया, आज सूर्य लेट हो गया। कभी सुना है कि आज दिन बड़ा लेट से निकला है, आज रात बहुत लंबी हो गई? ऐसा नहीं होता बच्चों। अब ऋतुओं के अनुसार थोड़ा बहुत बदल जाता है, वो बच्चों एक अलग चीज़ है, वो भी प्रकृति का अपना एक अनुशासन है, उतना ज़्यादा चक्कर मत पड़िएगा। कहने का अर्थ ये है कि अनुशासन हर जगह है प्रकृति में। प्रकृति बड़ा डिसिप्लिन्ड है, तो उस नेचर से सीखिए, नेचर से सीखिए। प्रकृति, पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर 365 दिन में लगा देना है। ये नहीं कि सन 2020 में 365 दिन में चक्कर लगा लेगी और सन 2021 में वो 400 दिन में चक्कर लगाएगी, सुस्त हो गई, आलस आ गया उसके अंदर। ऐसा नहीं होता। सन 2000 में उसने 500 दिन में चक्कर लगाया था, तब एक साल 500 दिन की हुई थी। सन 2002 600 दिन की हो जाएगी। सन 2003 में बहुत फुर्ती आ गई उसमें और 100 दिन में ही पूरा चक्कर लगा दिया। ऐसा कभी सुना है? नहीं बच्चों। उसे एक वर्ष में अपना चक्कर लगाना है सूर्य के चारों ओर, तो लगाना ही है। ये नियम है उसका, आदत बना ली है उसने, डिसिप्लिन है। इसी डिसिप्लिन के तहत ये पूरा ब्रह्मांड एक व्यवस्थित क्रम में बना हुआ है। प्रकृति है बच्चों, बहुत सारे नियम हैं। तो अब एक ही टॉपिक पर मैं बोलता रहूँगा तो बहुत लेंदी वीडियो होता चला जाएगा। तो कहने का अर्थ ये है बच्चों कि हमारा जो सबसे पहला स्टेप है वो है लाइफ में अनुशासन बनाना। आपने देखा है आर्मी में अनुशासन होता है। अगर आर्मी में अनुशासन न हो तो पता लगा हम आपस में ही लड़ रहे हैं, दुश्मन की सेना से क्या लड़ेंगे। कमांड दी जाती है हमको एक, अगर हम अपना अनुशासन तोड़ते हैं तो हमें बहुत बड़ा पनिशमेंट भी मिलता है। तो लाइफ में जब तक अनुशासन नहीं है हम कुछ नहीं कर सकते। अब आपके लिए अनुशासन से क्या मतलब है कि सर हम अनुशासन में क्या करें? देखिए आपके लिए अनुशासन क्या है। विद्यालय समय से पहुंचना, किसी भी लेक्चर को समय से अटेंड करना, टीचर की बात को ध्यान से सुनना, कंसंट्रेशन से सुनना, अपने ध्यान को इधर उधर नहीं भटकाना, समय पर उठना, एक निश्चित समय पर उठना, निश्चित समय पर सोना, निश्चित समय पर पढ़ना, निश्चित समय पर खेलना। जैसे मैंने अभी बताया था कि नेचर में हर वस्तु अपने अपने काम में तल्लीन है। सूर्य को कब उठना है आप जगाने नहीं जाते हैं। सूर्य कब अस्त होगा आप अलार्म नहीं लगाते हैं। आप उसको याद नहीं दिलाते हैं कि सो जाइए। कब उठना है उसके लिए अलार्म नहीं लगाते हैं। समझ रहे हैं ना बात?
ऋतुएं कब बदलेंगी ये आप डिसाइड नहीं करेंगे, उनका खुद का नियम है। निश्चित है कि ऋतुएं बदलेंगी, गर्मियाँ आएंगी, सर्दियाँ आएंगी, ऋतुएं बदलेंगी, ये क्रम निश्चित अंतराल से होती रहेंगी। तो आपके जीवन में क्या अनुशासन है बच्चों? फिर दोबारा सुनेंगे, समय पर उठेंगे, समय पर अपने दैनिक जो दिनचर्याएं हैं उनसे निवृत्त होंगे, फिर पढ़ाई करेंगे, स्कूल जाएंगे, समय पे जाएंगे, टीचर्स के जो पीरियड्स हैं, जो लेक्चर्स हैं, उनको समय पर अटेंड करेंगे, बंक नहीं करेंगे कि आज ये वाला लेक्चर नहीं पढ़ रहे, तो दिस इज़ नॉट योर डिसिप्लिन। आपने घंटा मिस कर दिया, आपने एक सब्जेक्ट की क्लास को मिस कर दिया कि अरे बोरियत हो रही थी, हमारा मन नहीं लग रहा, दिस इज़ नॉट योर डिसिप्लिन। तो अनुशासन में रहिए, पहला चरण काफ़ी हो चुका है इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है बच्चों, तो जीवन में अनुशासन बहुत ज़रूरी है। तो इसके बाद चलते हैं सेकंड पॉइंट पर। अनुशासन के बाद बात आती है सेल्फ कॉन्फिडेंस की। आत्मविश्वास पैदा कीजिए, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास का क्या अर्थ है बच्चों? कि हमें डरना नहीं है, हमें डरना नहीं है बच्चों का, अरे ये बड़ा कठिन है, ये बहुत सरल है, ये हमें बहुत कठिन लगता है, फिजिक्स हमें बहुत हार्ड लगती है सर, फिजिक्स हमको हार्ड लगती है, बड़ा कठिन लगती है, हमारी समझ में नहीं आती। आप डर चुके हैं, डरिए मत। डरने से काम नहीं चलना है बच्चों। आत्मविश्वास पैदा कीजिए कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, मेरे अंदर वो क्षमता है कि मैं ये कर सकता हूँ। एक विश्वास पैदा कीजिए, आप कर सकते हैं। आपके अंदर ये इतना आत्मविश्वास पैदा होना चाहिए कि आप बिल्कुल हिम्मत हारें ही नहीं, क्योंकि जो हार जाता है वो कभी जीत नहीं सकता, और जो कभी हार नहीं मानता उसे कोई हरा नहीं सकता। अगर आप पहले से ही हार मान लेंगे तो दुनिया आपको हरा देगी बच्चों। अगर आप हार मान लेंगे तो दुनिया का कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति भी आपको हरा जाएगा, और यदि आप हार नहीं मानते हैं तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको हरा नहीं सकता। तो आपको डरना नहीं है, अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करना है। अब आप कहेंगे कि सर आप तो बड़ा दार्शनिक वाली बातें कर रहे हैं, फिजिक्स की तो बात ही नहीं कर रहे, ऐसी बातें तो हम भाषणों में बहुत सुन लेते हैं। नहीं बच्चों, धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। अभी हमने पहली सीढ़ी बताई थी, अब दूसरी सीढ़ी पर पहुंच चुके हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा कीजिए, डरिए मत, डरना मना है। आपने लिखा देखा है, डरना मना है। आप टीवी देखते हैं, टीवी पर ऐड आता है, स्प्राइट का आता है, जाने किसका आता है कि डर के आगे जीत है, डर से आगे निकल जाइए, जीत आपकी होगी। ठीक है ना, डर के आगे जीत है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा कीजिए। ये मत सोचिए कि मैं कमज़ोर हूँ, मुझे मैथ नहीं आता, मुझे टेबल्स याद नहीं हो रही, मुझे फिजिक्स के फॉर्मूले याद नहीं होते, मुझे डेफिनेशंस याद नहीं हो रही, मुझे डेरिवेशंस करने में दिक्कत आ रही है। कुछ नहीं, बेकार का वहम है, ये बहाना है आपका। जो व्यक्ति कुछ करना नहीं चाहता वो बहाने ढूंढता है। क्या करता है बच्चों? एक्सक्यूज़। क्या करता है वो? एक्सक्यूज़, बहाने ढूंढता है, कुछ ना करना पड़े। पिताजी ने कहा कि बेटा आज ये बैठ के टेबल याद कर लो, कि नहीं पापा मुझे याद नहीं हो रही, मुझे याद नहीं होती, मैं बहुत याद करता हूँ, मुझे याद नहीं होती। ये बहाना है, काम न करना पड़े उसका बहाना है। तो जी मत चुराइए, डरिए मत, हिम्मत मत हारिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा कीजिए। अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा बच्चों। कोई भी व्यक्ति जन्म से ब्रिलियंट पैदा नहीं होता। कोई भी व्यक्ति जन्म से बहुत ब्रिलियंट पैदा नहीं होता, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होता। हम जब पैदा होते हैं सब एक जैसे होते हैं, सबका ब्रेन, सबका मस्तिष्क शून्य होता है। जब न्यूटन पैदा हुए होंगे, आपने नाम सुना है, न्यूटन का नाम सुना है। मान लीजिए ये न्यूटन है और ये कोई दूसरा साधारण बच्चा है जिसका आपने कोई नाम नहीं सुना।
तो जब न्यूटन पैदा हुए और एक और बच्चा हमने ले लिया, तो बच्चों यहाँ देखिए एक बात, न्यूटन के दिमाग में क्या 1 2 3 थी? क्या ABCD थी? नहीं थी। इनके दिमाग में भी 1 2 3 नहीं था, ABCD नहीं था, ये भी कुछ नहीं जानता था, ये भी कुछ नहीं जानते थे। दो बच्चे हैं, एक है न्यूटन, बहुत महान वैज्ञानिक, फिजिक्स में आप पढ़ते हैं, और एक कोई दूसरा XYZ कोई भी बच्चा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कोई भी नाम डाल दीजिए, गंगाराम डाल दीजिए। गंगाराम बच्चों नाम ध्यान आ गया एक। चलिए बीच में थोड़ी थोड़ी हंसी मजाक भी हो जाया करे। तो एक न्यूटन साहब है, एक गंगाराम है, ठीक है ना। तो जब ये दोनों पैदा हुए तो दोनों का दिमाग सेम था। इनका दिमाग भी 0 लेवल पर था, यानी इनका दिमाग बिल्कुल शून्य था, कुछ नहीं था उनके मस्तिष्क में। और इन गंगाराम जी का दिमाग भी कैसा था? शून्य था बच्चों। लेकिन न्यूटन ने मेहनत की, जीवन में कैसे पढ़ा जाए उन नियमों का पालन किया, जो कि हम आगे अभी पढ़ाएंगे कि न्यूटन सर कैसे महान बन गए। इन्हीं बातों का पालन किया होगा बच्चों। तो आज हम उनको पढ़ते हैं, न्यूटन न्यूटन न्यूटन, आइंस्टीन आइंस्टीन आइंस्टीन, इतने महान वैज्ञानिकों को हम आज पढ़ते हैं। जब वो पैदा हुए थे तब उनका दिमाग भी बच्चों 0 स्केल पर था, 0 लेवल पर था। तो गंगाराम जी का भी था, लेकिन इन्होंने मेहनत नहीं की। इन्होंने मेहनत की। अब मेहनत का मतलब फावड़ा चलाने से नहीं है बच्चों, इन नियमों का पालन करने से है, जो क्रम से आगे आते जाएंगे। ध्यान से सुनते जाइएगा। अब बच्चों एक पिक्चर देखी थी मैंने, एक मूवी, तो जिसमें गंगाराम को बहुत सीधा साधा आदमी बनाया गया है, तो मैं लिख गया गंगाराम। वो आपने ध्यान हो, मैं गाना सुनाता हूँ। वो परी कहाँ से लाऊं, तेरी दुल्हन जिसे बनाऊं, कि गोरी कोई पसंद ना आए तुझको। तो इस तरीके का एक गाना था बच्चों। चलिए बीच में थोड़ा गाना हो गया। तो कहने का मतलब ये था बच्चों कि हमें डरना नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करना है। कोई भी व्यक्ति एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होता, जब पैदा होते हैं सब एक से होते हैं। हम अपनी मंजिल को किस तरीके से, किस दिशा में, किन किन प्रयासों के तहत वहाँ पहुँचना चाह रहे हैं अपने टारगेट पर, उस पर डिपेंड करता है कि हमारा तरीका क्या है, हमारा एटीट्यूड क्या है वहाँ तक पहुँचने का। इस पर डिपेंड करता है कि हमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये बच्चों गंगाराम जी का गाना थोड़ी देर बाद पूरा सुना दूंगा, अभी बात अधूरी रह गई है, क्योंकि एक थोड़ा जिज्ञासा बनी रहेगी आपके अंदर। तो आगे चलें। डरना मना है, पहले इतना नोट कर लीजिए, आपको समझ में आता चलेगा कि सर ने क्या क्या पॉइंट पढ़ाए थे उनको हम। हाँ तो बच्चों अभी हमने 2 बातें बताई कि एक तो लाइफ में हमारी अनुशासन होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, हमें डरना नहीं है। तीसरा स्टेप आता है कि हमें बच्चों हार्ड वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्किंग। कठिन परिश्रम, क्या कहेंगे बच्चों इसको? कठिन परिश्रम। कठिन परिश्रम, जिसको हम कह सकते हैं तपस्या करना होता है। ऋषि मुनि तप किया करते थे बच्चों, तपस्या किया करते थे, खो जाते थे अपने टारगेट पर कि उन्हें जो सिद्धि प्राप्त करनी है प्राप्त करके ही रहेंगे, उन्हें दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। आंखें बंद की और ध्यान में बैठे हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं, वो भी हार्ड वर्क है बच्चों। अपने काम के प्रति जी जान से जुट जाना, बाकी की जो बाह्य वातावरण है उससे बिल्कुल विमुख हो जाना, उससे कोई लेना देना नहीं। अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर लेना कि बाहरी जो बाह्य वातावरण के किसी भी वस्तु का, किसी भी इफ़ेक्ट का, मतलब बाह्य वातावरण के किसी भी कारक का आप पर कोई प्रभाव न पड़े। आप अपने अंदर खो जाइए, तल्लीन हो जाइए। हार्ड वर्किंग, कठिन परिश्रम, यानी तप कीजिए, तपस्या कीजिए, एक ही बात है, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। हार्ड वर्किंग किसी भी क्षेत्र में हो सकती है बच्चों। हम किसी भी क्षेत्र में, अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारे व्यवसाय से रिलेटेड हो, हमारे आजीविका के किसी भी साधन से रिलेटेड हो, अपने काम में अगर हम मन से मेहनत करेंगे तो हमें सफलता निश्चित ही मिलेगी। तो हार्ड वर्किंग जो है सफलता की एक बहुत बड़ी,
हार्ड वर्किंग सफलता की एक बहुत बड़ी सीढ़ी है बच्चों, एक स्टेप है, एक बहुत बड़ा मूल मंत्र है हार्ड वर्किंग, कठिन परिश्रम। तो बच्चों कठिन परिश्रम, अब होता क्या है कि हम परिश्रम नहीं करना चाहते, हम बात को, हम अपनी मेहनत को, हम अपने एक्शन को, हम अपने कार्य करने के तरीके को जोड़ देते हैं भाग्य के साथ। किसके साथ? कि अरे यार हमारे भाग्य में जो लिखा होगा वो मिल ही जाएगा, राजा बनने होंगे तो बन ही जाएंगे, पास होना होगा तो हो ही जाएंगे, फेल होना होगा तो हो ही जाएंगे, ज़्यादा मेहनत करके क्या करेंगे, कौन से कलेक्टर बनेंगे। ऐसी बातें बच्चों के दिमाग में, नेगेटिव बातें आती रहती हैं। तो बच्चों ये ठीक नहीं है। आप सब कुछ कर सकते हैं, यू कैन डू एवरीथिंग, आप सब कुछ कर सकते हैं। भरोसा किस्मत पर नहीं, अपने आप पर कीजिए। जिस दिन आप किस्मत पर भरोसा करना छोड़ देंगे, अपने आप पर भरोसा करना सीख जाएंगे, उस दिन आप निश्चित ही सफल होंगे। चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे कोई सा भी फील्ड हो, दैनिक लाइफ, डेली लाइफ का, अपने दैनिक जीवन का। तो बच्चों यहाँ हम पढ़ाई कैसे की जाए, हाउ टू स्टडी, इसके साथ साथ अपने जीवन में सफल होने की भी बातें सीख रहे हैं। ये पढ़ाई से ही इसका रिलेशन नहीं है, पढ़ाई से तो है, और पढ़ाई के अलावा भी तो बहुत सारे काम हैं जीवन में, उनमें भी ये सब जगह, सभी कार्य क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में ये बातें लागू होंगी कि डिसिप्लिन होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हार्ड वर्किंग की हमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए, कठिन परिश्रम करने की हमें आदत होनी चाहिए, भाग्य पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। हम अगर भाग्य पर डिपेंड हो गए बच्चों तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। आराम करने की सोचेंगे, ये वक्त आराम करने का नहीं है। ये जो हमें ईश्वर ने इतना कीमती समय दिया है, एक जीवन दिया है, ये आराम करने के लिए नहीं दिया है। ये जो समय है वो, या ये जो वक्त है, या ये जो समय है, ये जो लम्हा है, ये जो टाइम है, ये हमें आराम करने का, ये हमारे आराम करने का नहीं है, मेहनत करने का है, हार्ड वर्क करने का है। आराम तो मरने के बाद भी कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। आराम तो मरने के बाद मिल ही जाएगा, पड़े रहेंगे, आराम कीजिए, कितना आराम करना है। तो इस समय आपको हार्ड वर्क करना है, एक तपस्या करनी है, भूल जाना है अपने भौतिक सुख सुविधाओं को, आराम को भूल जाना है। लेट के पढ़ रहे हैं, अपने शरीर को आराम दे रहे हैं कि फिजिक्स पढ़ रहे हैं, सूत्र याद कर रहे हैं, सर पीछे तकिया लगा ली है, या एक रिलैक्सेबल कहना चाहिए, आरामदायक जो फोल्डेबल चेयर होती है उस पर बैठ गए हैं, आराम से झूल रहे हैं कि सर फिजिक्स के फॉर्मूले याद कर रहे हैं। या तो शरीर को आराम दे लो, या फिर मेहनत कर लो, कुछ याद कर लो। आराम से कभी याद नहीं कर सकते हो। आराम करोगे तो मस्तिष्क का विकास नहीं हो जाएगा, मस्तिष्क भी आराम की अवस्था में चला जाएगा। मस्तिष्क को सक्रिय करना है। अगर आप अपने ब्रेन को, अपने मस्तिष्क को सक्रिय करना चाहते हैं तो अपनी बॉडी को भी सक्रिय करना पड़ेगा, क्योंकि आपने एक कहावत सुनी होगी कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। जब आपकी बॉडी जैसी होगी वैसा ही आपका मस्तिष्क बन जाएगा। आपकी बॉडी आराम चाहती है तो आपका दिमाग भी आराम चाहेगा। आपकी बॉडी एक्टिव रहती है तो आपका दिमाग भी एक्टिव रहेगा, ठीक है ना। पॉइंट टू बी नोटेड। तो अपने दिमाग को तेज करना है तो अपनी बॉडी को तेज कीजिए, हार्ड वर्किंग करना सीख लीजिए बच्चों। लापरवाही नहीं, कोई एक्सक्यूज़ नहीं, कोई बहानेबाजी नहीं कि हमको ये याद नहीं हो रहा, हमें ये कठिन लगता है, हमको ये सरल लगता है, हम तो ये पढ़ेंगे, सब बहानेबाजी है। अभी सब बातें क्लियर होंगी, धीरे धीरे सुनते चले जाइए। तो 3 पॉइंट हो गए बच्चों। हमने हार्ड वर्किंग करना भी सीख लिया। तो बच्चों अभी बात पूरी नहीं हुई है। अब हमें क्या करना है, ये तो बातें हमने जनरल बातें कर ली, ये तो होनी ही होनी है। अब पहुंच जाते हैं स्टडी वाले पॉइंट पर। अभी तक तो हमने एक जनरल बातें कही थी बच्चों, अब पढ़ाई की बात पर आ जाते हैं। जो भी पढ़ो मन लगा के पढ़ो, मेहनत से पढ़ो, ठीक है ना। कंसंट्रेशन से पढ़ना, एकाग्रता। हमें कैसा होना चाहिए, एकाग्रता।
कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, हमारी कॉन्सेंट्रेशन अच्छी होनी चाहिए, हमें एकाग्र होना चाहिए। एकाग्रता क्या है बच्चों? एकाग्रता ये है कि सर पढ़ा रहे हैं कि x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। हमारे सर हमको ये पढ़ा रहे थे और हम पीछे बैठे बैठे क्या कर रहे थे? देख यार, मैंने कितना अच्छा फूल बनाया है, देखा तूने? देखो देखो मैंने कितना सुंदर फूल बनाया है ना यार। देख यार, थोड़ा मेरी तरफ भी देख ले, क्या पढ़ रहा है यार बोर्ड पर। खुद की कंसंट्रेशन तो खराब कर ही रहे हैं, दूसरे की भी कर रहे हैं, अपने साथी को भी नहीं पढ़ने दे रहे, फूल बनाने में लगे, फूल पत्ती बना रहे हैं। और पड़ोसी से और कह रहे हैं अपने दोस्त से, अरे यार देख मैं कितना अच्छा देख फूल बना रहा हूँ, और सर पढ़ा रहे हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर। आप फिजिकली क्लास में थे, प्रेजेंट थे क्लास में, लेकिन आपके सर क्या पढ़ा रहे हैं? आप कान से तो सुन रहे थे कि हाँ बोल रहे हैं सर x प्लस, खड़ा किया, हाँ बच्चों बताओ क्या पढ़ाया मैंने, कि हाँ सर आप x प्लस वाई का होल स्क्वायर पढ़ा रहे थे। ध्यान था, लेकिन बच्चों उससे आप कुछ सीख नहीं पाए। आपकी कंसंट्रेशन फूल बनाने में थी, आपका ध्यान इधर था ही नहीं इस एक्सप्रेशन को सीखने पर, एकाग्रता नहीं थी। तो आप जब तक कंसंट्रेट नहीं होंगे कुछ नहीं सीख सकते। तो जो अगला स्टेप था वो समझ चुके हैं, कंसंट्रेशन, एकाग्रता क्या होती है। खो जाइए, भूल जाइए कि हमारा दोस्त क्या कर रहा है, पीछे वाला क्या कर रहा है, हमें केवल बोर्ड पर अपनी नज़र रखनी है। जैसे अर्जुन केवल मछली की आंख देख रहे थे, वो कंसंट्रेशन थी। महाभारत में आपने देखा होगा, ज़्यादा वीडियो लेंदी नहीं कर रहा। तो बच्चों हमें अपनी पढ़ाई को एकाग्र चित्त होकर, कॉन्सेंट्रेट होकर के अपनी पढ़ाई करनी है। सर को सुनना है कि क्या पढ़ाया जा रहा है क्लास में, चाहे वो कोई सा सब्जेक्ट हो, मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, XYZ जो भी हो। आगे बढ़ें, आगे भी बढ़ेंगे बच्चों। अब होता क्या है, यहाँ तक की बातें तो ठीक हैं, पढ़ाई भी कर ली, मेहनत भी खूब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे। हम क्या कर रहे हैं? हमारे अंदर डिसिप्लिन भी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है, हम हार्ड वर्कर भी हैं, हम कंसंट्रेट होकर के भी पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे। सर आप क्या पढ़ा रहे हो? इतनी काम तो हम कर चुके हैं, करके देख चुके हैं, हमने ये जीवन में अपने ये सब बातें फॉलो कर ली हैं, लेकिन हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे। कहाँ कमी है सर? गलती कहाँ है? कहीं ना कहीं तो गलती है, कहीं ना कहीं तो है। वो गलती है बच्चों, हमने इतना सारा काम कर लिया, ठीक है ना, कंसंट्रेट होकर पढ़ाई भी की, अपने सर की बातें भी सुनी, ध्यान से सुनते थे, लेकिन एक कमी थी बच्चों, पढ़ाई की, टाइम टेबल भी बनाया, डिसिप्लिन में आ गया बच्चों। हाँ अब बात ध्यान आई, टाइम टेबल भी। अब आप लोग क्या करेंगे, घर पर एक टाइम टेबल बनाएंगे कि इस टाइम मुझे ये काम करना है, इस टाइम उठना है, इस टाइम अपने दैनिक क्रियाकलापों से फ्री होना है, इस टाइम नाश्ता करना है, इस टाइम फिर मुझे सुबह पढ़ना है, इस टाइम स्कूल जाना है, स्कूल से लौट के खाना खाना है इतने बजे, फिर 1 घंटे रेस्ट करना है, फिर रेस्ट करने के बाद फिर मुझे इतने से इतने बजे तक पढ़ाई करनी है, फिर खाना खाना है, फिर थोड़ा रेस्ट करना है, फिर पढ़ाई करने के बाद फिर इतने बजे सो जाना है, फिर इतने बजे उठ जाना है, लौट के यही प्रोसेस। दिस इज़ योर डिसिप्लिन। ये एक स्टूडेंट के लिए डिसिप्लिन चार्ट है बच्चों। मैंने टाइम नहीं लिखे हैं, वो आप अपनी बॉडी की, अपनी कैपेसिटी, हर व्यक्ति की अपनी अपनी क्षमता है, अपने मस्तिष्क की क्षमता है, शरीर की क्षमता है, उस अनुसार टाइम टेबल बना दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हम 4 घंटे पढ़ के होशियार होंगे, हम अगर डेली 1 घंटा पढ़ते हैं तब भी होशियार हो सकते हैं, इंटेलिजेंट बन सकते हैं, लेकिन कब? डिसिप्लिन होगा, टाइम टेबल होगा। और जो अहम बिंदु है इन सब बातों का, ये सब बातें तब तक बेकार हैं, इतने काम हमने कर लिए बच्चों, ये सब बेकार हैं। अभी कहेंगे सर आप अभी इतना समझा चुके, इतनी बातें, बड़ी लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे और अब कह रहे हैं सब बेकार हैं। यस, इसके बिना बेकार हैं, 5th पॉइंट के बिना, और वो है अभ्यास।
अभ्यास किसको कहते हैं बच्चों? रिवीजन। कहते ना रिवीजन किया कि नहीं किया। तो जब तक रिवीजन नहीं तब तक कुछ भी नहीं, आप कुछ नहीं सीख सकते। बिना अभ्यास के, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिस करनी है बच्चों, रिवीजन करना है बार 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 बार। अब यहाँ एक सबसे अहम बिंदु है बच्चों, इस पर टिक का मार्क लगा देता हूँ मैं। इसके बिना कोई भी व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। तभी तो कहा गया है कि प्रैक्टिस मेक अस परफेक्ट। एक प्रैक्टिस ही ऐसी चीज है जो हमको परफेक्ट बनाती है बच्चों, कुशल बनाती है, हमें निपुण बनाती है, हमें दक्ष बनाती है। हम एक अलग पहचान बना लेते हैं। कैसे? इसी पर एक चर्चा होगी कि प्रैक्टिस कैसे की जाए, अभ्यास रिवीजन कैसे किया जाए। क्योंकि पढ़ाई का सबसे अहम बिंदु, हमारे जीवन में सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र जो है बच्चों वो यही है, प्रैक्टिस रिवीजन। ठीक है ना? तो आज इस पर थोड़ा डिटेल चर्चा कर लेते हैं। यहीं बच्चे गलती करते हैं, जो सबसे बड़ी गलती होती है वो यहीं होती है बच्चों। इसी पॉइंट पर, 5th पॉइंट पर आके ही गाड़ी गड़बड़ा जाती है, ट्रैक से उतर जाती है गाड़ी, ट्रैक से उतर जाती है, पटरी से उतर जाती है, डामाडोल होने लगती है। तो यही मेन पॉइंट है। तो कैसे? तो इतने पॉइंट आपको समझ में आ गए। अब किस पर चर्चा करेंगे कि अभ्यास कैसे किया जाए, रिवीजन कैसे करें, प्रैक्टिस कैसे करें, इस पॉइंट पर चलेंगे। तो देखो बच्चों, प्रैक्टिस के लिए क्या है, एक कहानी सुनिए कि आपने देखा है कि कोई भी व्यक्ति हो, जैसे मान लीजिए एक दर्जी है जो कपड़े सिलता है, उसका बच्चा, उस दर्जी का बच्चा अपने पापा के पास डेली बैठता है 1-2 घंटे, और वो देखता है कि पापा कैसे कपड़ा काटते हैं, कैसे सिलते हैं, और जब वो कपड़ा बन जाता है तो कैसे उस व्यक्ति के फिट आ जाता है और कितना अच्छा लगता है कि बिल्कुल सटीक बनाया है, और अच्छे दर्जी हैं, नाम है। वो बच्चा डेली देख रहा है बच्चों, कई दिन हो गए, महीनों हो गए, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, मान लीजिए 6 महीने तक वो देखता रहा अपने पिताजी को कि पिताजी ऐसे ऐसे कपड़े सिलते हैं। एक दिन उसके पिताजी अगर बाहर चले जाएं और कोई व्यक्ति अपनी शर्ट सिलवाने के लिए आए और वो 6 महीने से उसको देख रहा है बच्चों, उस एक्टिविटी को देख रहा है, तो उसने नाप तोल कर ली, उस व्यक्ति की मेज़रमेंट ले लिया उसका शर्ट की सिलाई के लिए। तो जब उसकी शर्ट सिल जाएगी उस बच्चे के द्वारा, उसके दर्जी के, उस टेलर के लड़के के द्वारा जब वो शर्ट सिली जाएगी, और जब वो व्यक्ति अपनी शर्ट लेने आएगा बच्चों, तो क्या वो उसके परफेक्ट आएगी, मैच करेगी, बन जाएगी? छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, नहीं बनेगी, डांट पड़ेगी इस पर खूब। उस टेलर के लड़के पर डांट पड़ेगी कि तूने मेरा कपड़ा ख़राब कर दिया, मेरी शर्ट ख़राब कर दी है, मेरे आ नहीं रही है, इतनी लूज़ हो गई। क्यों? देखने से कुछ नहीं होना। आप बोर्ड पर टीचर की तरफ देखते रहते हैं, उससे कुछ नहीं होना। 6 महीने से देख रहा था, 6 महीने में तो बहुत कुछ सीख जाते, लेकिन प्रैक्टिस नहीं थी ना बच्चों। कभी उसने कैंची से कपड़ा काटा नहीं, कभी हाथ से मेज़रमेंट नहीं किया, कभी मशीन नहीं चलाई, कभी धागा नहीं डाला सुई में, तो वो क्या सिलाई करेगा? बात समझ में आ रही है? अगर वो डेली प्रैक्टिस कर रहा होता तो बहुत अच्छा टेलर बन गया होता। सचिन तेंदुलकर को देख लीजिए, आप कहेंगे अरे क्रिकेट में क्या है, एक बॉलर आता है, एक बॉल ऐसे फेंकता है, बॉल आती है, भाई बैट हमारे हाथ में है, बॉल आएगी, बॉल को हिट कर देंगे, क्या है क्रिकेट? डेली देखते हैं हम तो टीवी पर, इधर को उड़ा दी, 6 हो गया, बाउंड्री हो गई, कवर ड्राइव हो गया, स्ट्रेट ड्राइव हो गया, ये हो गया। क्या है क्रिकेट में? ऐसा लगता है ना, देखते हैं तो, जब देखते हैं तो कैसे, अरे यार एक 6 लगा दे, अरे यार एक बाउंड्री होनी चाहिए, ये लगता है ना। हलवा है, बॉल आएगी और 6 लग जाएगा, देखने में लगता है। चिल्लाते हैं सिक्सर सिक्सर, चिल्लाते रहते हैं। अरे भाई उससे पूछो जो खेल रहा है, कितना टिपिकल है उस गेंद को जज करना, रीड करना, उसकी लाइन लेंथ को पढ़ना।
इतना आसान काम नहीं जितना आपको लगता है। आप सोचते हैं मैं होता तो अभी इस बॉल पर एक 6 लगा देता, आपको फील्ड में भेज दिया जाए ना तो पता लगा पहली ही बॉल पर बोल्ड हो गए, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। सचिन तेंदुलकर आज इतने बड़े क्रिकेटरों में शुमार हैं, उन्होंने प्रैक्टिस की ना बच्चों। अगर प्रैक्टिस नहीं की होती तो देख देख के कोई क्रिकेटर बन सकता है क्या? आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या आप क्रिकेट बिना प्रैक्टिस किए सिर्फ मैच देख देख करके एक अच्छे क्रिकेटर बन सकते हैं? नहीं बन सकते। आप जब तक डेली दौड़ नहीं लगाएंगे, आप दौड़ लगाते ही नहीं है तो रेस में क्या फर्स्ट आ सकते हैं? क्या रेस में भाग भी ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आप ये सोचो कि नहीं मैं तो कल ही रेस लगाऊंगा और पहले ही दिन फर्स्ट आके दिखाऊंगा। अरे चल भी नहीं पाओगे उनके साथ, रेस तो बहुत दूर की बात है। उसके लिए भी प्रैक्टिस चाहिए। तो कोई भी एक्टिविटी हो, कोई भी कार्य हो बच्चों, वो रिवीजन चाहता है। क्या चाहता है? रिवीजन, अभ्यास, प्रैक्टिस। वही हमें परफेक्ट बनाती है। बिना अभ्यास के कुछ नहीं हो सकता। अभ्यास नहीं करेंगे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अब बात अभी पूरी नहीं हुई है कि अभ्यास करें कैसे। तो पहले बच्चों में इतना हटा दूं, इसको पहले नोट कर लें, क्योंकि अब आगे मैं ये बताऊंगा कि अभ्यास करने का भी एक प्रॉपर तरीका होता है। कि ये नहीं हमने लिख दिया कि प्रैक्टिस करिए और हो गई प्रैक्टिस, रिवीजन कि सर ठीक है हम रोज़ पढ़ा करेंगे, रिवीजन रोज़ किया करेंगे। नहीं, तरीका है। कोई भी काम किस प्रॉपर तरीके से होना चाहिए वो भी हमें पता होना चाहिए। तो अब अगले पॉइंट में हम ये बताएंगे कि हाउ टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस कैसे की जाए। तो बच्चों बात समझ रहे हैं। एक मिस्टेक मैं कर गया हूँ जल्दबाजी में। स्पेलिंग बच्चों जल्दबाजी में गलत हो गई है। हाउ टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए, ठीक है ना। देखिए भाई, गलतियाँ किसी से भी हो सकती हैं। अगर मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले प्रैक्टिस की होती तो यहाँ मुझसे गलती नहीं होती। ये मेरी प्रैक्टिस का अभाव था कि मैं सीधे आ गया कि बच्चों ने सवाल पूछा कि सर पढ़ाई कैसे करें, और हम आ गए बोर्ड पर पढ़ाने में लग गए। हमने कोई होमवर्क नहीं किया, मैंने कोई होमवर्क नहीं किया। अगर मैं होमवर्क करके आया होता, तैयारी के साथ आया होता, सोच के आया होता कि बच्चों को ये बताऊंगा, ये बताऊंगा, ये बताऊंगा, जब मैं प्रैक्टिस लिखूंगा तो स्पेलिंग कहीं गलत तो नहीं हो जाएगी। प्रैक्टिस कर ली होती तो प्रैक्टिस की स्पेलिंग गलत नहीं होती, बच्चों फ्लो में गलत हो गई। तो प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। तो मेरे प्रैक्टिस में कमी से मेरी गलती पकड़ में आ गई बच्चों। तो है ना मज़ेदार पॉइंट कि अभ्यास बहुत ज़रूरी है, कि जब तक प्रैक्टिस नहीं तब तक कुछ भी नहीं। और हाउ टू प्रैक्टिस, अगला हमारा जो पॉइंट है चर्चा करने का, कि हम प्रैक्टिस को, रिवीजन को, अभ्यास को, उस पुनरावृत्ति को कैसे करें, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पे चलेंगे, उसका भी एक प्रॉपर तरीका है, पहले इतना नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब चलते हैं कि अभ्यास कैसे किया जाए, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर हम तो बहुत प्रैक्टिस करते हैं, बहुत रिवीजन करते हैं, लेकिन फिर भी अच्छे मार्क्स नहीं आते। तो कमी है। कैसे प्रैक्टिस किया जाए उसको समझ लें। तो प्रैक्टिस को चाहिए बच्चों कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी चाहिए, निरंतरता चाहिए। कॉन्टिन्यूटी का मतलब निरंतरता। जब तक कॉन्टिन्यूटी नहीं है आपकी प्रैक्टिस बेकार है। इस बात को कैसे समझें, ज़रा एक एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिए। कि देखें भाई, एक पहलवान है, पहलवान समझ रहे हैं आप, वो एक दिन क्या करता है कि 100 दंड लगा लेता है, 100 पुशअप लगा लेता है, और एक हफ्ते बैठ जाता है, फिर कुछ नहीं करता। फिर एक हफ्ते बाद फिर लगा लेता है 100 सवा 100 पुशअप, फिर 10 दिन के लिए बैठ जाता है। तो उसकी ये मेहनत बेकार की है, क्योंकि उसकी इस मेहनत में कॉन्टिन्यूटी नहीं है, निरंतरता नहीं है, एक सतत प्रयास नहीं है। उसके वो पुशअप लगाना न लगाना बेकार हो गया। आप सुबह दौड़ लगाने जाते हैं, आप सुबह दौड़ लगाने जाते हैं क्योंकि आपको रेस में नंबर 1 आना है। अब यहाँ रेस बच्चों पढ़ाई की भी हो सकती है, वो पढ़ाई की भी रेस है।
तो हम क्या करते हैं कि एक दिन गए और हमने इतनी तेज़ दौड़ लगाई कि 2-3 किलोमीटर की डिस्टेंस बहुत कम समय में कवर कर ली और बहुत अच्छा दौड़े। फिर 4 दिन घर बैठ गए, फिर 5वें दिन गए, फिर दौड़ लगाई, फिर बैठ गए 1 हफ्ते के लिए। तो आप जो दौड़ लगा रहे हो उससे आपकी बॉडी में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा, आपकी दौड़ने की जो एबिलिटी है, जो क्षमता है, उसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा। आप एक साधारण धावक की भांति रह जाएंगे। आप 100 पुशअप मत लगाइए, 10 लगाइए, लेकिन डेली लगाइए तो आपकी बॉडी में इम्प्रूवमेंट होगा। तो क्या चाहिए बच्चों? कॉन्टिन्यूटी चाहिए। आपने एक कहानी सुनी होगी, छोटी कक्षाओं में जब आप पढ़ते होंगे, एक कछुआ था और एक वर्सेस खरगोश। इन दोनों के बीच बच्चों दौड़ हुई थी, आपको ध्यान है और आपको पता है कि कछुआ बहुत स्लोली चलता है और खरगोश बहुत तेज़ दौड़ता है। ये कछुआ है, ठीक है, और ये खरगोश है। ये कछुआ और ये खरगोश। ये बहुत तेज़ दौड़ लेता है, बहुत तेज़, और ये धीमे धीमे चल पाता है। हुआ क्या था कि खरगोश बहुत तेज़ दौड़ा, यहाँ टारगेट था, यहाँ तक पहुँचना था। तो खरगोश बहुत तेज़ दौड़ा, उसने देखा कि अरे कछुआ तो बहुत पीछे है, आराम कर लेते हैं। फिर आराम कर लिया, फिर यहाँ तक आ गया। ये धीरे धीरे ये चलता रहा, फिर ये आगे, तो फिर दौड़ा, फिर यहाँ आराम करने लगा। तो इसका तेज दौड़ना बिल्कुल निरर्थक है और ये एक जगह आके सुस्ता के सो गया और ये धीरे धीरे चलता रहा और मंजिल तक पहुँच गया। बच्चों ये कहानी आपने सुनी होगी। तो इसकी प्रैक्टिस में क्या था बच्चों? कॉन्टिन्यूटी थी। इसने सतत प्रयास किया, हिम्मत नहीं हारी, चलता ही रहा और मंजिल तक पहुंच गया। ये भले ही कितना इंटेलिजेंट था, कितना ही तेज धावक था, कितना ही तेज दौड़ सकता था, लेकिन कॉन्टिन्यूटी नहीं थी, निरंतरता नहीं थी, इसलिए ये डिफीट खा गया, हार गया, नहीं जीता। तो बच्चों ये एक मोटिवेशनल स्टोरीज़ हुआ करती थी पहले। हम लोगों को ये मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ाई जाती थी, हम लोगों को एक इंस्पायर्ड किया जाता था, प्रेरित किया जाता था कि बच्चों लाइफ में ऐसे बनिए, लेकिन हम उन बातों पर ध्यान नहीं देते थे। ये हमारी मूर्खता थी। कोई भी ज्ञान कभी निरर्थक नहीं होता है। जो कुछ हमें पढ़ाया जाता है वो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं, किसी न किसी कोने में, किसी न किसी परिप्रेक्ष्य में हमारे काम आता ही है। तो इस कहानी से आप सीखे बच्चों कि हमारी प्रैक्टिस में कॉन्टिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। ध्यान है? क्योंकि आपने एक कोटेशन पढ़ा होगा, एक कहना चाहिए 2 पंक्तियां पढ़ी होंगी कि करत करत अभ्यास के जड़ मत, ये बच्चों क्रॉस वहाँ का लगा हुआ है, जड़ मत होत सुजान, सुना है? करत अभ्यास के यानी जो कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते हैं, जो लगातार अभ्यास करते रहते हैं, ऐसे जड़मती व्यक्ति, जड़मती, ये बच्चों लाइन ऊपर खींची थी, ऐसा लग रहा है काट दिया मैंने। जड़मती यानी जड़ बुद्धि, मूर्ख, बिल्कुल मंद बुद्धि, जिसे कहते हैं अरे ये तो महामूर्ख है, ऐसे व्यक्ति भी बहुत विद्वान बने हैं। किससे? अभ्यास से, प्रैक्टिस से। जैसे कालिदास का नाम सुना होगा आपने, संस्कृत के महान कवि। आपको स्टोरी, आपने हिंदी लिटरेचर में, हिंदी साहित्य में ये कहानी पढ़ी होगी, ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, कि कालिदास महामूर्ख माने जाते थे, लेकिन फिर आपने बाद में देखा कि अपने अभ्यास के बल पर वो संस्कृत के महान कवि कहलाए गए। वाल्मीकि जो डाकू हुआ करते थे, आपने उनके बारे में भी पढ़ा, कितने बड़े महान व्यक्तित्व के धनी हो गए वाल्मीकि जी। रामायण लिख डाली बच्चों, जबकि वो एक डाकू थे। अब्राहम लिंकन कई बार चुनाव हार गए, कई बार इलेक्शन हारे, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और फिर भी अमेरिका के राष्ट्रपति बने। तो प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। और वो भी प्रैक्टिस कैसी होनी चाहिए? कॉन्टिन्यूअस, निरंतर।
निरंतरता वाली होनी चाहिए, आलस नहीं होना चाहिए, नो ब्रेक, उसमें कोई भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, कोई भी अंतराल नहीं आना चाहिए, कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए। तो करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, ये ये पंक्तियाँ बच्चों किसने लिखी हैं आपको ध्यान है? ये एक महान कवि रह चुके हैं वृंदा, उनकी लिखी हुई पंक्तियाँ हैं। कितनी अच्छी बात कही है बच्चों, वृंदा जी ने कितनी अच्छी बात कही है कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। तो प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए। अभी बात पूरी नहीं हुई है बच्चों, अभी तो मैंने केवल इतना बड़ा बताया है, पढ़ाया है कि कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए हमारी प्रैक्टिस में। अब कॉन्टिन्यूटी को अभी आप ढंग से नहीं समझ पाए हैं, मैं एक एग्जांपल और देता हूं बच्चों, उसको ध्यान से सुनिएगा। सॉरी बच्चों, मैं क्षमा चाहूँगा, वृंदा नहीं बच्चों, वृंद जी लिखिए। ये महान कवि वृंद जी थे, उन्होंने। अब एक्चुअली होता क्या है कि बच्चों हम इंग्लिश में जैसे पढ़ लेते हैं वो कि ऐसे लिख देते हैं, तो इसको वृंद भी पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो एक तरीके से उच्चारण में थोड़ी मुझसे जल्दबाजी में गलती हो गई, वृंद जी ने ये बात लिखी थी। तो अब हम आगे ये बात करना चाह रहे थे बच्चों कि अभी बात पूरी नहीं हुई है कि हमारी जो प्रैक्टिस है वो कॉन्टिन्यूस का क्या मतलब है, उसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि होता क्या है बच्चों। आप ज़रा अपने बचपन के दिनों में जाइए। कहाँ जाना है आपको? अपने बचपन में, इन योर चाइल्डहुड। अपने अतीत को याद कीजिए, जब आप छोटे थे, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे खिलखिलाते हंसते हुए बच्चे थे, किलकारियाँ गूंजती थीं आपके घर में, सब लोग आपको बहुत प्यार करते थे, लाड़ करते थे, गोदी में खिलाते रहते थे, कितने अच्छे लगते थे जब हम छोटे थे। तो बचपन में पहुंचते हैं बच्चों, क्योंकि अब प्रैक्टिस की बात हो रही है। आप ये कहते हैं कि ये कठिन है, ये सरल है, कि सर हमें ये सरल लगता है, ये कठिन लगता है, ये इजी है, ये हार्ड है। सरल है और कठिन है बच्चों, न कुछ सरल होता है न कुछ कठिन होता है। ये हमारे एटीट्यूड पर डिपेंड करता है, ये हमारे इन पॉइंट्स पर डिपेंड करता है कि हमारा डिसिप्लिन क्या है, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है, हमारी हार्ड वर्किंग कितनी है, हमारी कंसंट्रेशन कितनी है, हमारी प्रैक्टिस कैसी है, इस पर डिपेंड करता है। तो प्रैक्टिस ही कठिन को सरल बना देती है। कैसे? देखें बच्चों, कितना आसान होता है कि हम आपसे कहें कि बच्चों अपना नाम लिख दीजिए। तो चलो, किसी ने मुझसे कहा, मैंने नाम लिख दिया, मनोज कुमार। अरे ये भी कोई बात है? इतनी आसान बात पूछ रहे हैं आप। ये नाम तो मैं बहुत आसानी से लिख सकता हूँ, लेकिन आप अपने बचपन में पहुँच जाइए बच्चों। हम ये भी नहीं पहचान पाते थे कि ये म है कि न है, कि इसे ल पढ़ें कि य पढ़ें कि र पढ़ें। ये क्या है ये नहीं पता, ये क्या है ये नहीं पता। कितने दिन लगे इन शब्दों को याद करने में, कितना कठिन काम था, जो कि आज बहुत आसान लग रहा है। अरे ये क्या है? म 1 2 3 कितनी बार याद कराई गई थी? 1 2 3 4 5 6 7 8। हम क्या करते थे? गिनती सुनाते थे, 1 3 8 7 4 10 15 13। डांट पड़ती थी, पिटाई होती थी। कितना कठिन काम था बच्चों, बहुत कठिन काम था ये बहुत आसान काम लग रहा है। अरे नाम लिखने में क्या जाता है? क्या आप उस समय जब 1 2 3 सीख रहे थे, म न ज, छोटा अ, बड़ा अ, छोटी ई, बड़ी ई, ये सीख रहे थे, कितनी कॉम्प्लिकेटेड लगती थी, सिर भरना जाता था और बड़ा कठिन चीज़ है, कैसे याद करेंगे, कैसे याद करेंगे? ए बी सी डी ई एफ जी, उल्टी सीधी कर देते थे। ये पता नहीं होता था कि ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, ए के बाद एफ कर देते थे, एफ के बाद आई कर देते थे। कितने दिन लगे। तो बच्चों, जिसे आप सरल कह रहे हो वो सबसे कठिन था, तो हम कैसे कहते हैं कि ये सरल है कि ये कठिन है? आप डिसाइड नहीं कर सकते। आपको ये आसान लग रहा है कि अपना नाम लिखना कितना आसान काम है। उस बच्चे से पूछिए, वो नाम नहीं लिख सकता। जो बच्चा इस समय फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ रहा हो, उसको हम कहें कि बच्चों आशीर्वाद लिख दीजिए, परिश्रम लिख दीजिए, तपस्या लिख दीजिए, कितना कठिन काम लग रहा है, लेकिन कल चल के उसको बहुत
आसान लगने लगेगा क्योंकि उसकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी। अब आप देखिए, जो सबसे कठिन कार्य था अपने दिमाग को शून्य से किसी लेवल तक ले जाना, वो सबसे कठिन काम था। अल्फ़ाबेट याद करना, चाहे वो हिंदी वर्णमाला हो, चाहे अंग्रेजी वर्णमाला हो, चाहे वो गिनतियाँ हो, चाहे पहाड़े हों। पहाड़े याद नहीं होते थे कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम लगता था, बहुत कठिन। लेकिन आज वो कितना आसान हो गया है। क्यों हो गया बच्चों? अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होती, आपने कितनी बार गिनती याद की? आप ज़रा याद कीजिए, उन दिनों को याद करते रहते थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक याद करो बेटा, फिर 20 तक कराएंगे, फिर 30 तक कराएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते 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 आज आप फिजिक्स का कोई सूत्र भूल सकते हैं जिसकी आपने प्रैक्टिस नहीं की है। लेकिन आप बिल्कुल मरने की अवस्था में होंगे, सरसैया पर पड़े हुए होंगे, आपके प्राण 2 सेकंड बाद या 2 मिनट बाद निकलने वाले हैं, और आपसे पूछा जाए कि बताओ भाई 2 के बाद कितना आता है, तो आप मरते समय भी कह देंगे कि 2 के बाद भाई साहब 3 आता है। जड़ बना चुका है आपके अंदर, घुस चुका है आपके दिमाग में। कैसे? ड्यू टू ओनली कंटिन्यूस प्रैक्टिस। आपने एक लगातार प्रैक्टिस की तो आप इन चीज़ों को कभी नहीं भूलेंगे। आप जीवन में कभी नहीं भूलोगे कि 2 और 1 3 होते हैं। आप कभी नहीं भूलोगे कि 3 और 2 5 होते हैं। कितनी आसान बात है सर, इतनी आसान बात बता रहे हो, ये आसान है? उस छोटे बच्चे से पूछो जो 3 और 2 जोड़ने के लिए 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 इन उंगलियों की रेखाओं पर गिना करते थे। 1 2 3 दिस वन, 1 2 1 2 3 4 5, 3 और 2 5 हो गए। कितना कठिन काम लगता था। लेकिन आज 3 + 2 5। आज आसान क्यों है? वही कठिन था बच्चों, लेकिन आज वो क्या बन चुका है? सरल। किसकी वजह से? कॉन्टीन्यूअस प्रैक्टिस की वजह से। तो ऐसे ही समझें। अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत छोटी चीज़ें थी, ABCD 1 2 3 प्रैक्टिस कर ली, याद हो गई। कोई छोटी और बड़ी नहीं होती। मैं फिर कह रहा हूँ, फिजिक्स कुछ भी कठिन नहीं है, कोई भी विषय कठिन नहीं है। वो मांगता है प्रैक्टिस, और वो भी निरंतर। एक कॉन्टीन्यूअस प्रैक्टिस मांगता है। अब यहाँ अभी भी बात पूरी नहीं हुई है। मैं इस टॉपिक पर बच्चों ज़्यादा चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारी सफलता का जो मूल मंत्र है वो यही शब्द है। अगर हम अपने इस पॉइंट को इम्प्रूव कर लेंगे, हमें इसका सलीका आ जाएगा, हमें इसका तरीका आ जाएगा, हमें इसकी तमीज़ आ जाएगी कि प्रैक्टिस कैसे की जाती है, तो हम जीवन में कभी भी हार नहीं मानेंगे, सफल ही होके निकलेंगे इस जीवन में। कैसे? होता क्या है? अब यहाँ कहाँ कमी है? थोड़ी सी कमी रह गई। तो बच्चों, कोई कठिन नहीं और कोई चीज़ सरल नहीं, सब सरल है और सब कठिन है। सब कुछ सरल है और सब कुछ कठिन है। वो डिपेंड करता है कि हमारा एटीट्यूड क्या है, हमारी एक्टिविटी क्या है, हमारी एक्शन क्या है, हम कैसे उसको डील कर रहे हैं। हमारी चाहे वो डेली लाइफ, हमारे दैनिक जीवन की कोई समस्या हो, पढ़ाई से ही मतलब नहीं है, हमारे सामने कोई समस्या है, वो हमको आसान भी लग सकती है और कठिन भी लग सकती है। वो डिपेंड करेगी कि हमारा एटीट्यूड क्या है, कि हम उसको कैसे फेस कर सकते हैं। हमारे पास कोई कठिनाई आ गई, पैसे की कमी हो गई, भाई घर में राशन नहीं है, खाना कैसे बनेगा, आज कैसे सोएंगे, आज खाने के लिए राशन ही ख़त्म हो गया, अब हिम्मत हार के बैठ गए। बहुत बड़ी कठिन समस्या लगने लगी, बहुत बड़ा कठिन पहाड़ सा टूट गया, और गेहूँ ख़त्म हो गए हैं, नमक नहीं है, मिर्च नहीं है, कैसे पेट भरेगा। हिम्मत हार गए तो आपके लिए बहुत ऐसा लगेगा कि जैसे कैसा पहाड़ टूट पड़ा है विपत्ति का, कैसे जिंदा रहेंगे। कि आपका एटीट्यूड है, कोई बात नहीं, घर से निकलिए, मेहनत करिए, कुछ न कुछ जीविका कमा के लाएंगे ही, अन्न भी मिलेगा, राशन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो ये वो हमारे एटीट्यूड पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो सरल कठिन से बिल्कुल मत घबराइए। अब होता क्या है बच्चों, हम रिवीजन कैसे करते हैं कि जैसे आपने ध्यान दिया होगा, अभी हम आपसे कहेंगे बच्चों सेब को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, तो आप लिख देंगे सर बहुत आसान, APPLE। बहुत आसान है, लेकिन बचपन में ये स्पेलिंग बड़ा टिपिकल लगती थी।
आज बहुत आसान हो गई, APPLE एप्पल, एप्पल माने सेब। तो इसको कैसे याद किया? अगर अब बच्चों में एक बात बता रहा हूँ कि कुछ बच्चे यहाँ गलती करते हैं। वो क्या गलती करते हैं? अब वो लेके बैठ गए, याद कर रहे हैं APPLE। सुनिए क्या करते हैं। जैसे मैं एप्पल की स्पेलिंग याद करना चाहता हूँ और अभी बैठ गया, टाइमर लगा दिया मैंने। अब मैं याद कर रहा हूँ बच्चों एप्पल की स्पेलिंग APPLE, 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 ऐसा करते करते मैंने 10 मिनट इसको प्रैक्टिस की। APPLE, APPLE लगातार 10 मिनट तक बोलता रहा। और ऐसे में मैंने इसको कम से कम मान लो, फॉर एग्ज़ाम्पल APPLE, APPLE 10 मिनट तक मान लो। अब इसकी सही कैलकुलेशन नहीं कर सकता, कितनी देर लगेगी बच्चों वैसे 1 मिनट में, मैं अंदाज़ लगा के देखता हूँ। APPLE, 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 APPLE ऐसे करता रहूँ तो 400-500 बार तो बोल ही दूँगा, ठीक है ना? इतने बार? अरे मैंने तो 500 बार प्रैक्टिस कर ली इसकी APPLE। नहीं बच्चों, ये 500 बार पढ़ना भी एक बार पढ़ने के समान हुआ, क्योंकि आपने एक ही टाइम इंटरवल में उस क्रिया को बार बार कर लिया। 10 मिनट तक एक ही बात बोलते रहे, APPLE, 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 ये एक बार बोलना ही माना जाएगा। क्या फ़र्क पड़ा? आपने वन टाइम किया। ये वन टाइम यानी एक समय अंतराल में, भले ही उसको 500 बार पढ़ा या 100 बार पढ़ा या 200 बार पढ़ा, लेकिन एक ही समय में पढ़ा ना, तो वो एक बार पढ़ना ही माना जाएगा। आप APPLE पढ़ के छोड़ दीजिए। APPLE पढ़ लिया मैंने, अब इसको 2 घंटे बाद पढ़ूंगा। 2 घंटे बाद फिर मैंने पढ़ लिया APPLE, तो ये 2 बार पढ़ना हो गया। फिर 3-4 घंटे बाद फिर मैंने रिवीजन कर लिया APPLE, फिर ये अगली बार पढ़ना हो गया। फिर अगले दिन पढ़ूंगा, फिर 1-2 दिन बाद फिर पढ़ लूँगा। तो ये है रिवीजन। एक ही बार रटे पढ़ें, एक ही बार रटे पढ़ें, एक ही बार, वो तो एक वन टाइम माना जाएगा बच्चों। तो APPLE चिल्लाने से कोई फ़ायदा नहीं। APPLE एक बार पढ़ लीजिए, चाहे एक ही समय में 500 बार पढ़ लीजिए, वो एक बार ही माना जाएगा। फिर गैप दीजिए, फिर कुछ समय के बाद फिर पढ़िए, फिर सोच के देखिए कि APPLE, APPEL, ध्यान नहीं आ रहा, देख लेते हैं। अरे हाँ, APPLE है। मिस्टेक पता लग रही है, भूल सुधार करिए, वो है प्रैक्टिस। क्लियर? बार बार एक ही चीज़ को पढ़ रहे हैं, बार बार नहीं, टाइम इंटरवल दीजिए। आज जो कुछ हमने पढ़ा उसको पढ़ लिया, रख दीजिए। कल फिर सोचिए, उसके बारे में मनन कीजिए कि हमने कल ये पढ़ा था, उसमें आज हमें कितना ध्यान रह गया है। कॉपी उठाइए, अरे यहाँ मिस्टेक कर रहा है, वो मिस्टेक आपको पता लगी। गलतियों से बहुत जल्दी सीखते हैं बच्चों। अरे यहाँ गलती हो रही थी, चलो अब नहीं करेंगे इस गलती को। फिर 2 दिन बाद फिर उसको पेज को पलट लिया। तो रिवीजन ऐसे करते रहिए, एक ही बार मत चिल्लाते रहिए, तो बात समझ में आ चुकी होगी कि निरंतरता का भी गलत अर्थ न लगा लें कि APPLE लगातार चिल्ला रहे हैं, वो एक ही बार पढ़ना माना गया। गैप दे दे के पढ़ते रहिए ना उसको, ठीक है ना? तब वो आपकी परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा, स्थायी। उसमें फिर आप उसकी स्पेलिंग कभी नहीं भूलेंगे। ये केवल मैंने एक एग्जाम्पल बतौर बताया है बच्चों। तो कहने का अर्थ ये है कि प्रैक्टिस ही हमारी सफलता का मूल मंत्र है। लेकिन बच्चों, पढ़ाई कैसे की जाए अभी बात पूरी नहीं हुई है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे आपको ये ध्यान बनी रहेंगी कि सर क्या क्या बताते जा रहे थे। तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। ये हम सब काम कर रहे हैं बच्चों, फिर भी एक कमी अभी बाकी है कि हमने अभी ये डिसाइड ही नहीं किया है कि ये सब हम क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें अपना लक्ष्य भी तो पता होना चाहिए बच्चों कि हमारा उद्देश्य क्या है, कि ये हम जो कुछ कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। तो डिसाइड योर गोल। अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए, अपना टारगेट बनाइए कि अब भाई हम फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बायो भी पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, यानी क्या क्या पढ़ रहे हैं, और ये पता नहीं हम किस लिए पढ़ रहे हैं, क्या बनना चाह रहे हैं। भाई आप वो पढ़िए ना जिस फील्ड में आपको आगे बढ़ना है। आपको कवि बनना है, लिटरेचर पढ़िए। आपको साइंटिस्ट बनना है, आप साइंस पढ़िए। आपको अच्छा आर्टिस्ट बनना है, आप ड्राइंग मन से पढ़िए।
बात समझ रहे हैं? तो आपको अपना गोल पता होना चाहिए। ये नहीं कि भागे जा रहे हैं, रेस लगाए जा रहे हैं, ज़िंदगी की रेस में दौड़े चले जा रहे हैं। ठीक वैसे ही एक बच्चे के पिताजी ने, वो बड़ा आज्ञा का पालन करता था, एक बच्चा था बड़ा आज्ञाकारी, अपने पिताजी की बात का बहुत बड़ा फॉलोअर था। उसने, पिताजी ने जो कह दिया वो तुरंत उसे करना है। तो पिताजी ने कहा बेटा वहाँ बहुत दौड़ के जल्दी चले जाओ। पिताजी ने क्या कहा कि बेटा वहाँ दौड़ के जल्दी चले जाओ। निकल लिया एकदम गेट से, दौड़ रहा है, बहुत तेज़ दौड़ रहा है। रास्ते में अंकल मिलते हैं, बेटा कहाँ जा रहे हो? कि पता नहीं सर। कि भाग क्यों रहे हो? कि पापा ने कहा है कि वहाँ चले जाओ दौड़ के। दौड़ रहा है बच्चा, क्योंकि पिताजी ने कह दिया कि दौड़ो, लेकिन उसे ये नहीं पता ना कि मैं दौड़ के जाऊँगा कहाँ, मेरा टारगेट क्या है। तो वो दौड़ बेकार हो गई बच्चों। इतनी मेहनत की, परिश्रम किया, सब कुछ किया, कंटिन्यूस दौड़ा भी, लेकिन सब बेकार, क्योंकि उसके पास उसका गोल नहीं था, मोटिव नहीं था, एक टारगेट नहीं था। तो अपने जीवन में सबसे पहले लक्ष्य बनाइए। बिना लक्ष्य के कुछ है ही नहीं, आपकी मेहनत सब निरर्थक है। तो ये भी बच्चों एक महत्वपूर्ण बिंदु है। डिसाइड योर गोल, अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए, उसको प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयास कीजिए, इन सभी बातों को फॉलो कीजिए, सफलता आपको निश्चित मिलेगी। आप अंधे होकर, आंखों पर पट्टी बांधकर ऐसे ही दौड़ में शामिल मत होइए। क्लियर? हिम्मत नहीं हारनी है, लेकिन ठीक है ना। एक बात सुनाता हूँ, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही, ओ राही, ओ राही, ओ राही। तो रुकना नहीं है बच्चों, लेकिन ये भी मतलब नहीं है कि बिना गोल के दौड़ रहे हैं। दौड़िए, रुकिए नहीं, लेकिन किधर दौड़ना है? टुवार्ड्स योर गोल। हमारा ये गोल है, हमें यहाँ जाना है, यहाँ से दौड़ते जाइए, तेज़ी से दौड़ते जाइए। अब ये नहीं जाना यहाँ है, दौड़ रहे हैं इधर, तो बेकार है। और घबराना बिल्कुल है नहीं, डरना नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। बच्चे क्या करते हैं कि सर अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, मुझे 90% मार्क्स चाहिए, मुझे 95 चाहिए, मुझे 98% चाहिए, मुझे यूनिवर्सिटी टॉप करनी है, मुझे यूपी बोर्ड में स्टेट लेवल पर अपना नाम कमाना है, मुझे स्टेट टॉप करना है, कोई कहता मुझे डिस्ट्रिक्ट टॉप करना है, मुझे मंडल टॉप करना है। अरे बच्चों, नंबरों के पीछे मत भागिए। नो रेस फॉर गेटिंग हाई मार्क्स। उच्च अंक प्राप्त करने के लिए मत भागिए, डिप्रेशन हो जाएगा, अवसाद में गिर जाएंगे, दिमाग पर प्रेशर पड़ेगा, पता लगा जो कुछ आता था वो भी भूल जाएंगे। अगर बच्चों मार्क से ही सब काम होता तो क्या न्यूटन यूनिवर्सिटी टॉप करा करते थे? क्या आइंस्टीन ने कभी कोई स्कूल टॉप किया था या बहुत हाई मार्क्स लाए थे? बच्चों, न्यूटन, आइंस्टीन इतने महान वैज्ञानिक हुए, ये अपने डेली लाइफ में जब ये स्कूली शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तो एक साधारण बच्चों की तरह थे, कोई विशिष्ट बच्चे नहीं थे। लेकिन आज अपनी मेहनत के बल पर, प्रैक्टिस के बल पर, अपने इन जीवन में अपनाई गई बातों के बल पर आज दुनिया के महान साइंटिस्ट हैं। वो नंबरों के पीछे नहीं पड़े। पढ़िए, दौड़ लगाइए, किसके लिए? नॉलेज के लिए। ज्ञान प्राप्त कीजिए, नंबर तो अपने आप आ ही जाएंगे। ऐसा ज्ञान भी क्या काम का जो हमारे दैनिक जीवन में काम ना आ सके बच्चों। प्रैक्टिकल भी बनिए, जो कुछ हम सीख रहे हैं उसको अपनी डेली लाइफ में भी तो उसका इस्तेमाल कर सकें। नंबरों में क्या रखा है? क्या कर लेंगे आप? 98% आ गए आपके, तो क्या आप IAS बन सकते हैं क्या? या राष्ट्रपति बन जाएंगे या प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे? आप बनेंगे ज्ञान से, मार्क्स से कुछ नहीं होता। तो आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है, मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना। इस बात को, क्योंकि मार्क्स की होड़ हमें डिप्रेशन में ला सकती है, अवसादग्रस्त हो सकते हैं। मेहनत में कमी मत करिए, कि कहा है ना, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर ए इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। तो बच्चों, गीता के ज्ञान भी आपके काम आ रहा है।
कर्म किए जा फल की चिंता मत कर ऐ इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। तो मार्क्स के लिए मत पढ़िए, ज्ञान के लिए पढ़िए, अच्छे कर्म कीजिए, मेहनत कीजिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। तो बच्चों बातें और भी हैं लेकिन वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है। आज हम केवल इतना सीख पाए बच्चों कि हम पढ़ाई कैसे करें। बात चल रही थी कि फिजिक्स कैसे पढ़ें, फिजिक्स की तो बात ही नहीं आई, यहाँ तो जनरल बातें हो गई बच्चों, ठीक है ना। तो बच्चों है क्या कि ये जो टॉपिक है, जो आपने मुझसे ऐसे सवाल पूछे हैं, इसको मैं दो तीन दिन तक भी बोलता रहूं तो कम पड़ जाएंगे। तो ऐसा करते हैं, आज हमने इस लेक्चर को या अपने इस व्याख्यान को, आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त कर लेते हैं बच्चों, क्योंकि बातें बहुत लंबी हो रही हैं। अगला वीडियो बना लेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा तो आप बोरियत महसूस करेंगे कि सर आपने तो बोर कर दिया। तो एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें केवल इस बात की चर्चा करेंगे कि फिजिक्स कैसे पढ़ें। बच्चों को फिजिक्स से डर लगता है, तो केवल फिजिक्स के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा मैं। आज चाह तो रहा था लेकिन आज पढ़ाई की बात पूरी नहीं हो पाई, फिजिक्स तक तो तब पहुंचते। अब बच्चों अंतर तो है कि फिजिक्स के पढ़ने में, हिंदी के पढ़ने में थोड़ा बहुत कहीं तो अंतर है। एक सा नहीं है सभी विषयों को पढ़ना, अंतर होता है। मैथ अलग तरीके से पढ़ा जाएगा, फिजिक्स अलग तरीके से पढ़ी जाएगी, हिंदी अलग तरीके से पढ़ी जाएगी। किसी में रटना ज़्यादा है, किसी में समझना ज़्यादा है, किसी में कंसेप्चुअल बातें ज़्यादा हैं। तो अलग अलग तरीके हैं, ये नहीं कि सारे विषय एक तरीके से पढ़ लिए जाएँ। तो आज हमने केवल एक जनरल बातें की कि बच्चों हमें तैयार कैसे होना है पढ़ाई के लिए, केवल इतनी बात बताई है आज। अब एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा कि बच्चे ये कहते हैं कि सर फिजिक्स कठिन लगती है। नहीं लगेगी। सर फिजिक्स के नोट्स कैसे बनाएं, आसानी से बना लेंगे। सर फिजिक्स में नंबर अच्छे कैसे लाएं, आसानी से ले आओगे। सर फिजिक्स बड़ा इंटरेस्टिंग लगने लगेगी, बहुत आसानी से लगने लगेगी। सब बातें बताई जाएंगी, लेकिन फिर किसी दिन अगले वीडियो में बताएंगे बच्चों, क्योंकि ज़्यादा बातों से बोरियत होगी। तो कुछ मुख्य बिंदु थे बच्चों जो आज के इस लेक्चर में हमने बताए। उम्मीद है कि इतनी बातों से ही आपके अंदर काफ़ी सुधार आएगा, आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि हम भी पढ़ें, हम भी पढ़ें, पढ़ाई करें तो हम कुछ बन सकते हैं बच्चों। सभी बच्चे एक जैसे होते हैं, जो मेहनत कर लेता है वो सफल हो जाता है। पहले भी मैंने एक बात बताई थी, अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना है, ठीक है ना। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये लाइन आपने सुनी होगी, बहुत मशहूर है, कही जाती है। तो जज्बा होना चाहिए हमारे अंदर। अगर जज्बा है, हिम्मत है, स्टेमिना है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। जो कुछ करना नहीं चाहते वो सिर्फ सलाह देते हैं, और जो कुछ करते हैं वो दुनिया हिला देते हैं, ठीक है ना बच्चों। ओके, मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे कि फिजिक्स को कैसे पढ़ा जाए, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।